कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने के ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसको सीखने के बाद अगर आपके एग्जाम में कोई अनसीन इडियम भी आ जाता है तो आप उसको भी सोल्व कर पाएंगे। वैसे तो हर एक इडियम के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन हम उस कहानी के पीछे नहीं जाएंगे। हम अपने हिसाब से एक कहानी बनाएंगे और उस इडियम को याद करेंगे। इसी अप्रोच के साथ अगर कोई अनसीन इडियम भी आता है तो हम एग्जाम में भी डायरेक्ट कहानी बना के उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम इन 5 इडियम्स की बात करेंगे। आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको ये पांचों इडियम याद हो जाएंगे और एग्जाम में इनसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इडियम्स को सोल्व करने के अप्रोच के बारे में पता लगेगा, जिससे एग्जाम में कोई भी अनसीन इडियम आ जाए आप आराम से उसको सोल्व करेंगे। ये सारे इडियम्स वो इडियम हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इडियम की बात करते हैं। फर्स्ट इडियम हो गया अपना अखिलीज हील। अखिलीज हील का मतलब होता है कमजोर पहलू, वीक पॉइंट या वल्नरेबल एरिया। वल्नरेबल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर या आघात योग्य, जिसको आसानी से टारगेट किया जा सके। जिस तरीके से हिंदी में मुहावरों का डिफरेंट मीनिंग निकलता है उसी तरीके से इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिफरेंट मीनिंग निकलता है। मतलब क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, इनडायरेक्ट मीनिंग निकलता है। अब इस इडियम को कैसे याद करेंगे? जैसे हील का मतलब क्या होता है? एडी। पैर की एडी को हम क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ट्रोय। ट्रोय मूवी के अंदर अखिलीज नाम का एक कैरेक्टर होता है जो बहुत स्ट्रोंग होता है, बहुत मजबूत होता है, उसको कोई मार नहीं पाता। लेकिन उसका एक कमजोर पहलू होता है कि उसकी एडी बहुत कमजोर रहती है। तो उसकी डेथ एडी के अंदर तीर लगने के कारण होती है। मतलब जो इतना स्ट्रोंग था लेकिन उसका छोटा सा वीक पॉइंट क्या था? हील। मतलब एडी उसकी कमजोरी थी। तो यहीं से एक इडियम निकला, क्या? अखिलीज हील। कोई कितना भी ताकतवर हो या कितना भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, उसकी कोई छोटी सी अगर कमजोरी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अखिलीज हील। अब इस इडियम को हम सेंटेंस के अंदर यूज करके देखते हैं। जैसे आई एम ट्राइंग टू लूज वेट बट आइसक्रीम इज माई अखिलीज हील। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ लेकिन आइसक्रीम मेरी क्या कमजोरी है। तो आइसक्रीम को देखते ही मैं पिघल जाता हूँ और आइसक्रीम खा लेता हूँ, जिससे वेट कम नहीं हो रहा, वेट बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से हम अखिलीज हील का यूज सेंटेंसेज में कर सकते हैं। किसके लिए? कमजोर पहलू के लिए। नेक्स्ट इडियम की बात करें तो नेक्स्ट इडियम क्या हो गया? टू पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर। अब इसका मतलब क्या होता है? टू पुट समथिंग फॉर लेटर। मतलब किसी काम को भविष्य के लिए टाल देना। मतलब किसी काम को होल्ड कर देना कि उस टाइम पे उस काम को हम नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। जैसे किचन के अंदर ऐसा बर्नर होता है जिसमें 4 क्या होते हैं? 4 बर्नर्स होते हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं अभी तो उनको आगे के बर्नर पे रखते हैं। जैसे किसी को अगर आलू के पराठे बनाने तो उसकी स्टफिंग या उसका मसाला बना के पीछे रख देता है और आगे पराठों का काम चलता है। मतलब क्या हुआ? पीछे वाले बर्नर पे पड़ा हुआ मसाला बाद में काम आएगा, तो उसको क्या कर दिया? होल्ड पे रख दिया, इसको बाद में यूज में लेंगे। तो इसी तरीके से हम याद रखेंगे, किसी को बैक बर्नर पे रख देना मतलब भविष्य के लिए टाल देना। अब सेंटेंस के अंदर यूज करके देखते हैं कि सेंटेंस में इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे द कंपनी पुट द न्यू प्रोजेक्ट ऑन द बैक बर्नर। कंपनी ने नए प्रोजेक्ट को भविष्य के लिए टाल दिया। अब नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम हो गया बीट अराउंड द बुश। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर और बुश मतलब झाड़ी। बीट का मतलब पीटना। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हो गया? टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर। मतलब मुख्य मुद्दे पर न आकर घुमा फिराकर बातें करना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे स्टोरी बनाते हैं बीट अराउंड द बुश, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है? झाड़ी के चारों तरफ मारना। हम यहाँ से इसको स्टोरी बना के भी याद कर लेंगे। जैसे ये कोई आदमी है, इसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब इसको कुत्ते पे बहुत गुस्सा आया लेकिन कुत्ता आगे इस झाड़ी में छिप गया। अब झाड़ी में छिप गया तो आदमी को आ रहा है बहुत गुस्सा, तो झाड़ी के चारों तरफ मार रहा है। डर इसको भी लग रहा है कि कुत्ते की अगर लग गई तो वो अपने भी 4 इंजेक्शन लगवा देगा, तो वापस पीछे पड़ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? झाड़ी में नहीं मार रहा, झाड़ी के चारों तरफ मार रहा है। चारों तरफ डंडे से मार रहा है, मतलब मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा, उसके चारों तरफ की बातें कर रहा है। तो इसी स्टोरी से हम क्या याद रखेंगे कि बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होगा? मुख्य मुद्दे पर नहीं आकर इधर उधर की बातें करना या फिर घुमा फिराकर बातें करना। क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड से व्हाट इज ऑन योर माइंड। मतलब क्या निकल रहा है सेंटेंस का? इधर उधर की बातें करना बंद करो और बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इन वीडियोज को देखने के बाद आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मीनिंग से स्टोरी बनाएं और उस अनसीन इडियम्स को भी आराम से सोल्व कर पाएं। अब नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक। तो मतलब क्या निकला इडियम का? वेरी क्लोज। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? इसके डायरेक्ट मीनिंग से।
जैसे अगर अपने फ्रेंड का घर अपने पास में ही है तो हम इतना पास में है कि एक पत्थर फेंकें तो उसके घर पे पहुंच जाए। अब पत्थर को कितना दूर फेंक सकते हो, पास में फेंक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर फेंक दोगे तो इतना, मतलब बहुत क्लोज को क्या बोलेंगे, एट ए स्टोन्स थ्रो। अब वो अलग बात है कि कोई 4-5 किलोमीटर फेंक देगा तो वो सुपरमैन ही होगा, लेकिन हम उसकी तो बात कर नहीं रहे सुपरमैन की, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक आदमी पत्थर को कितना दूर फेंक देगा। तो उतनी दूर में अगर कोई है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत नज़दीक या फिर एट ए स्टोन्स थ्रो। तो इसका सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड्स हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, मतलब मेरे फ्रेंड का घर मेरे घर से बहुत नज़दीक है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। ये इडियम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे पुल द वूल ओवर समवन्स आइज। इसका मतलब क्या होता है, टू डिसीव, मतलब धोखा देना। तो इस इडियम का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट मीनिंग पे। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। वूल का मतलब क्या होता है, ऊन। ओवर समवन्स आइज, मतलब इसका डायरेक्ट मीनिंग अगर देखें तो उसका क्या सेंस निकल रहा है कि किसी की आंखों के सामने से ऊन खींच लेना। अब इससे हम कैसे स्टोरी क्रिएट करेंगे और इस इडियम को याद करेंगे, देखिए। जैसे इस तरीके के ऊन के गट्ठे आपने देखे होंगे, तो इस तरीके का एक ऊन का गट्ठा है जो आपके पास पड़ा हुआ है, साथ ही आपका एक पालतू कुत्ता आपके पास में बैठा हुआ है। अब कुत्ते पे आपको पूरा विश्वास है कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आंख चुरा कर आपकी आंखों के सामने से इस ऊन के गट्ठे को मुंह में दबा लेगा और पकड़ के भाग जाएगा। तो क्या होगा, इसने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, आपकी ऊन खींच के भाग गया। तो इसी स्टोरी से हम क्या रखेंगे, कुत्ते ने आपको धोखा दे दिया, क्या कर दिया, ऊन को खींच के भाग गया आपकी आंखों के सामने से। तो इसी तरीके से इस इडियम का मतलब क्या निकला, धोखा देना। अगर सेंटेंस के अंदर यूज करना हो तो किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, देखो, द पॉलिटिशियंस आर जस्ट ट्राइंग टू पुल द वूल ओवर वोटर्स आइज अगेन। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, पॉलिटिशियंस वोटर्स को धोखा देने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि इडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, इनडायरेक्ट मीनिंग निकलता है, और उस इनडायरेक्ट मीनिंग तक हम उसके डायरेक्ट मीनिंग से ही पहुंच सकते हैं एक स्टोरी क्रिएट करके। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।